हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और स्मट डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ज्वार से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूं कि ज्वार में 4 टाइप के स्मट जो हैं वो पाए जाते हैं। 2 हम पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं हेड स्मट ऑफ ज्वार, यानी कि ज्वार का शीर्ष कंड रोग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस रोग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं हेड स्मट ऑफ ज्वार। तो हेड स्मट ऑफ ज्वार के इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो ये जो डिजीज है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ये डिजीज जो है पाई जाती है, क्योंकि वहाँ ज्वार का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये डिजीज इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की नहीं है। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में थोड़ा बहुत अपना इफेक्ट जो है वो दिखाती है। ठीक है, ये डिजीज जो है बहुत ज्यादा आप इसको देख करके प्लांट को नहीं पता कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्लांट जो है वो डिजीज्ड है। क्यों? क्योंकि ना तो प्लांट के ग्रोथ में कोई फर्क आता है, ना उसके साइज में फर्क आता है। सिर्फ फर्क जो है वो कहाँ पर आता है? जो बाली लगती है उसके अंदर सिम्टम्स शो होते हैं। पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि पूरा का पूरा जो पुष्पक्रम है वो एक बिग सॉरस के अंदर, यानी कि बड़े बीजाणुधानी पुंज में बदल जाता है, जो कि 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और 4.6 यानी कि 4.6 सेंटीमीटर चौड़ाई का होता है। जो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर डिस्ट्रॉयड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉरस बचते हैं या बीजाणुधानी पुंज बचते हैं। सॉरस जो है उनके अंदर एक कंडक्टिव एलिमेंट पाया जाता है जो इनके अंदर सप्लाई करता है, वेस्कुलर सप्लाई करता है। इसके अलावा इसके अंदर स्पोर मास प्रेजेंट होता है जो कि विटिस ग्रे मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होता है। ठीक है, जैसे ही जो ईयर है ये बाहर निकलती है, बाली जैसे ही बाहर निकलती है, ये मेम्ब्रेन जो है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है और जो ब्राउन स्मट स्पोर्स हैं वो मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, स्पोर्स जो हैं वो एक लॉन्ग थिन डार्क कलर के फिलामेंट के अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जो कि इसको वेस्क्यूलर सप्लाई देता है। तो ये स्मटेड ईयर जो है उसका वेस्क्यूलर स्ट्रैंड होता है या वेस्क्यूलर बंडल होता है। ये देखिए जो स्मटेड स्पोर हैं उसमें इस तरीके से जो है गॉल फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो है पूरा का पूरा स्मट जो पुष्पक्रम है वो लंबाई में बड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। बहुत ही क्लोजली अगर आप इसको एग्जामिन करते हो तो आप पता कर सकते हो कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है स्पोर्स रिलीज हो गए हैं और यहाँ पर जो है मिट्टी जैसे स्पोर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी सिस्टमिक पोजीशन देख लें। जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटीना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर एस्ट्रोलेगिनेस, फैमिली एस्ट्रोलेगिनेसी, जीनस स्पेक्लोथिका और स्पीसीज रिलियाना। जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है हेड स्मट ऑफ ज्वार के लिए वो है स्पेक्लोथिका रिलियाना। इसका बायोसिनोनिम है सोरोस्पोरियम रिलियनम। ठीक है, जो कून ने कहा था मैकएल्पाइन और स्पोरोस्पोरियम रिलियनम जो है वो लैंगडोन और फ्लेटोन ने इसको कहा था, यानी कि इसके सिनोनिम भी हैं। आप इसको स्पेक्लोथिका रिलियाना भी कह सकते हैं और सोरोस्पोरियम रिलियाना भी कह सकते हैं। सोरस जो है उसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं और उनके बीच में एक कंडक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसके चारों तरफ ये स्पोर जो है वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और उसके इनके ऊपर एक फ्रेगाइल फंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो बहुत ही थिन होती है और इजीली रप्चर हो जाती है। रेडिश ब्राउन टू ब्लैक कलर के क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कैसे होते हैं? फाइनली एक्यूमुलेटेड, इरेगुलर टू स्फेरिकल एंड 9 to 14 माइक्रोन इन डायमीटर, यानी कि इतने व्यास के होते हैं। एक्यूमुलेटेड मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ।
कि जो एक्साइन है, एक्साइन के ऊपर जब स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, तो उसको हम एकीन्यूक्लिएशन या एकीन्यूक्लिएट स्पोर कहते हैं। तो इस तरीके का स्पोर जो है क्लेमाइडोस्पोर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर मास जो है वो कैसा होता है, चूर्णिल या पाउडरी होता है और बहुत ही आसानी से डिस्पर्स हो जाता है, ताकि और जो वेस्क्यूलर स्ट्रैंड है होस्ट का, जिसको कॉल्यूमेला कहते हैं, वो पीछे से शेष रह जाता है। जर्मिनेशन जो होता है क्लेमाइडोस्पोर का, उससे प्रोमाइसीलियम एंड स्पोरिडिया डेवलप होते हैं। प्रोमाइसीलियम को हिंदी में कहते हैं प्राक कवक जाल। तो जो क्लेमाइडो बीजाणु जो हैं जर्मिनेट होते हैं, तो उनसे प्राक कवक जाल और बीजाणु जो हैं स्पोरिडिया जो हैं वो डेवलप होते हैं। पैथोजन जो है एक्सटर्नली सीड बोर्न है, इसका मतलब ये इंटरनल नहीं पाया जाता, सीड के ऊपर चिपका हुआ पाया जाता है। और जो पैथोजन एक्सटर्नली सीड बोर्न होता है वो सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नली सीड बोर्न है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर सोर्स है इन्फेक्शन का वो है सॉइल, क्योंकि स्पोर्स जो रिलीज हुए हैं वो सॉइल के अंदर वायबल रहते हैं और सॉइल के थ्रू जो है यहाँ पर इन्फेक्शन तेजी से होता है। स्पोर्स सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं वो इन्फेक्शन कोज करते हैं। स्मट स्पोर्स जो हैं सॉइल के अंदर लगभग 2 ईयर्स तक वायबल रहते हैं। तो बहुत लंबे समय तक ये जननक्षम रहने के कारण सॉइल के अंदर से इन्फेक्शन बहुत तेजी से कॉज करते हैं। स्पोर्स की जो सर्वाइवल है वो सॉइल के टेम्परेचर और मॉइस्चर पे भी डिपेंड करती है। सॉइल का कितना टेम्परेचर है, उसमें कितना मॉइस्चर है, उस पर डिपेंड करता है कि जो स्पोर है वो कितने दिन तक इसके अंदर सर्वाइव करेगा। जो यंग प्लांट हैं वो ससेप्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंगस है वो कैसी है, सिस्टमिक है। सिस्टमिक का मतलब हुआ कि पूरे के पूरे प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है। पूरा प्लांट जो है वो यहाँ पे प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। इन्फेक्शन जो है अगर सॉइल का टेम्परेचर 21 to 28 डिग्री सेल्सियस है तो ये इन्फेक्शन को फेवर करेगा, यानी कि संक्रमण इसके अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल में स्पोर्स जो हैं एक फिक्स टाइम तक, लगभग 2 साल तक तो इसके अंदर वो वायबल रहते ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी सॉइल में नमी कम होगी उतना ही क्लेमाइडो बीजाणु जो हैं इसके अंदर सरवाइव कर पाएंगे। क्रॉप जो है वो किस में रेज होती है, क्ले लोम सोइल, यानी कि चिकनी दोमट मृदा के अंदर जो क्रॉप डेवलप होती है उनके अंदर सॉइल मॉइस्चर ज्यादा होता है। जबकि सैंडी लोम जो होती है यानी कि बलुई दोमट जो होती है उनके अंदर सॉइल मॉइस्चर कम होता है। तो आप ये देखिए कि जो जिसमें सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है यानी कि जो क्ले लोम सॉइल है उनमें इन्फेक्शन कम होता है, क्योंकि इनका मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। जबकि जो सैंडी लोम सॉइल है इनमें मॉइस्चर कम होता है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि स्पोर ज्यादा टाइम तक यहाँ पर वायबल रहते हैं। यह है इसकी इटियोलॉजी, या हम कह सकते हैं एक तरीके से इसका डिजीज साइकिल है। डिजीज साइकिल से हम देख सकते हैं, देखिए ये है क्लेमाइडो बीजाणु। क्लेमाइडो बीजाणु जो है या तो होस्ट के सीड पर प्रेजेंट होंगे या सॉइल पर प्रेजेंट होंगे, या तो सीड पर होंगे या सॉइल पर होंगे, और दोनों ही कंडीशन के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। यहां से ये क्या करेंगे, ये स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेशन होगा। स्पोर जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने के बाद क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे पहले सीड जर्मिनेशन हुआ, जो होस्ट प्लांट है उसका सीड जर्मिनेट हुआ। उसके बाद में जो क्लेमाइडोस्पोर हैं वो जर्मिनेट हुए। जब एक बार क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, उनसे बनेगा प्रोमाइसीलियम। और ये प्रोमाइसीलियम जो है इनके ऊपर क्या लगेंगे, इनके ऊपर लगेंगे स्पोरिडिया। स्पोरिडिया को हम बेसिडियो बीजाणु या बेसिडियो स्पोर भी कहते हैं। स्पोरिडिया जो हैं इनसे बडिंग होगी, यानी कि बड निकलेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कि इन्फेक्शन हाइफा निकलेगा। ये इन्फेक्शन हाइफा जो है वो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन जो है वो सिस्टमिक हो जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे प्लांट के अंदर फैल जाएगा। इसके बाद क्या होंगे, सोराई डेवलप होंगे, सोराई डेवलपमेंट होगा। सोराई डेवलप होने के बाद क्या होंगे, सोराई जो हैं वो रप्चर होंगे।
गए तो जैसे ही सोराई रप्चर होंगे क्या होगा, स्पोर रिलीज होंगे, और ये स्पोर जब रिलीज होंगे तो या तो वो बीज के ऊपर चिपक जाएंगे या मृदा में चले जाएंगे। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि जो भी स्पोर्स या तो सॉइल में प्रेजेंट है या सीड के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे ही सीड जर्मिनेट हो रहा है ये स्पोर्स भी जर्मिनेट होते हैं, प्रोमाइसीलियम बनाते हैं, प्रोमाइसीलियम के ऊपर स्पोरिडिया होती है जिनमें बडिंग से इन्फेक्शन हाइफा बनता है। ये इन्फेक्शन हाइफा जो है प्लांट के अंदर एंटर करता है और धीरे धीरे पूरे प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके बाद सोराई डेवलप होते हैं, फिर जब ये सोराई रप्चर होंगे तो इनसे स्पोर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो या तो सॉइल में जाते हैं या फिर सीड्स के ऊपर चिपक जाते हैं। अब बात करें कि इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल का जो मेथड है वो लगभग सिमिलर ही रहता है कि सीड सैनिटाइज हो, फील्ड सैनिटाइज हो, जो डिजीज्ड प्लांट है उनको जला दिया जाए, ये तो बिल्कुल कॉमन ही रहता है सब में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्रॉप सैनिटेशन यानी कि जो फसल उगाई गई है उस पर टाइम टाइम पे अगर आप फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ ही प्लांट जो है फील्ड में अफेक्ट होते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करें और उनको डिस्ट्रॉय करें, मतलब कि उनको उखाड़ कर हम जला दें स्पोर्स रिलीज होने से पहले या स्पोर्स के बनने से पहले। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन अगर करेंगे, लंबे टाइम का क्रॉप रोटेशन होगा तो स्पोर्स को होस्ट नहीं मिल पाएगा और वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा मैंने एक चीज आपको कही थी कि जितना कम मॉइस्चर है उतना ज्यादा स्पोर वायबल रहता है। अगर हम समय समय पे इरिगेशन करते रहें, सिंचाई करते रहें, तब भी हम इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल की बात करें तो सीड्स को हम ट्रीट कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट के साथ में, जैसे कि साउथ इंडिया और यूएसए के अंदर किया गया था, लेकिन इससे सिर्फ डिजीज को पार्शियल कंट्रोल किया गया क्योंकि सीड ट्रीटमेंट जो है वहां पर इनइफेक्टिव साबित हुआ। क्यों? क्योंकि ये सीड बोर्न डिजीज तो कम है, सॉइल बोर्न डिजीज ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हम रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज कर सकते हैं ताकि जो फंगस है वो वहां पर होते हुए भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो ज्वार के हेड स्मट से रिलेटेड था। जो अगला लेक्चर है हमारा वो लॉन्ग स्मट से रिलेटेड है, जो कि ज्वार का चौथे प्रकार का स्मट है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।